देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौत दोस्तों चलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन आपको बताएंगे दोस्तों, इंडिया गठबंधन की ओर से जैसे ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर उतारा गया अपना उम्मीदवार, उसके बाद से बीजेपी है बैकफुट। बताएंगे कैसे एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी वालों को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार से लग रहा है इतना ज्यादा डर दोस्तों की बुला ली गई एनडीए गठबंधन की बैठक और नरेंद्र मोदी के घर में खाने का इंतजाम किया गया था दोस्तों, यानी डिनर का आयोजन होने वाला था। लेकिन अचानक से आ रही है ऐसी खबर जिससे लग रहा है कि एनडीए गठबंधन के अंदर पूरी तरीके से समीकरण पलट रहे हैं दोस्तों, और इंडिया गठबंधन कर सकती है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर बड़ा उलटफेर। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर पहुंचे थे अमित शाह दोस्तों, लेकिन वीडियो ऐसा वायरल हुआ जिसे लेकर अब अमित शाह और बीजेपी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट, इसी के साथ में एनडीए गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे के बीच बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन के वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी की तारीफ करनी शुरू कर दी है दोस्तों, और क्या बीजेपी के दो और पार्टियों के साथ कांग्रेस ने संपर्क साधा है, बताएंगे और भी क्या जानकारी है दोस्तों। इसी के साथ में क्या भारतीय जनता पार्टी मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच अब फडणवीस को हटाने वाली है, बताएंगे देश के एक बड़े मीडिया में बड़ा दावा किया गया है दोस्तों, और बिहार को लेकर लगभग 5,90,000 वोट पड़े। बताएंगे किसको बिहार के अंदर मुख्यमंत्री पद का सबसे बड़ा उम्मीदवार समझा जा रहा है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी के जीतने के इस बार मजबूत समीकरण दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है उलटफेर, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि देश का उपराष्ट्रपति अगला कौन बनेगा। क्या बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बनेंगे या फिर इंडिया गठबंधन की ओर से उतारे गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी बनेंगे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 9 तारीख को भारत के संसद के अंदर उपराष्ट्रपति पोस्ट के चुनाव को लेकर वोट डाले जाएंगे दोस्तों, जिसे लेकर इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ने अपने अपने तरीके से तैयारी करनी शुरू कर दी है दोस्तों। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी की ओर से एनडीए गठबंधन की पार्टियों को खासकर उनके सांसदों को चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि आप लोग अपने मन से वोट डालिएगा, आपको अगर मुझ पर भरोसा है तो वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि मैं आने वाले दिनों के अंदर उपराष्ट्रपति का पोस्ट संभालने के बाद संविधान की पूरी तरीके से रक्षा करूंगा। अगर आप संविधान की रक्षा करवाना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। यानी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की ओर से एनडीए गठबंधन के लोगों को सांसदों को चिट्ठी लिख लिख कर समर्थन मांगा जा रहा है दोस्तों, और जिस तरीके से आंध्र प्रदेश से आते हैं सुदर्शन रेड्डी, तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेल बिगड़ता नजर आ रहा है दोस्तों। चाहे वाईएसआरसीपी पार्टी हो या फिर तेलुगु देशम पार्टी हो या फिर बीआरएस पार्टी हो, सबके सांसद इस बात को लेकर दबाव में है कि सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही राज्य के हैं, आंध्र प्राइड की बात है। और यही बड़ा कारण है दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि कहीं समीकरण पूरी तरीके से पलट ना जाए, क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक से खुद कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर बात की थी दोस्तों। और ऐसे में एनडीए गठबंधन की पार्टी को एकजुट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को वोट डाले जाएंगे तो 8 सितंबर को रात में डिनर पार्टी का आयोजन किया था दोस्तों, यानी मोदी खुद बैठते और एनडीए गठबंधन के सारे सांसद वहां पर मौजूद रहते और उनसे बोला जाता कि आप लोग यहां पर इकट्ठा हो गए हैं, इसी तरीके से कल यानी 9 तारीख को जाइए और वोट डालाइए एक साथ में। यानी बीजेपी कोई रिस्क नहीं ले रही थी दोस्तों, सांसद को पहले ही एकजुट कर दिया जा रहा था एक रात पहले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में जिस तरीके की फूट पड़ी है दोस्तों, और नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और पार्टियों का कुछ अता पता नहीं है कि कौन कहां वोट देगा दोस्तों। उसके बाद अचानक से खबर सामने आती है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा एनडीए गठबंधन के सांसदों को चुनाव से पहले दिए जाने वाले डिनर पार्टी को कैंसिल कर दिया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी डर गई है कि अगर एनडीए गठबंधन के सारे सांसद एकजुट नहीं होंगे तो फिर एनडीए गठबंधन में आपसी फूट की बातें सबके सामने फैल जाएगी और मीडिया वाले पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के घर के बाहर कैमरा लगाकर देखने वाले थे कि कौन कौन एनडीए गठबंधन का सांसद शामिल हो रहा है। और ऐसे में जिस तरीके के आजकल संकेत मिल रहे हैं दोस्तों एनडीए गठबंधन में आपसी कलेश के, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकती है कि कौन कौन सी पार्टी के लोग एकजुट होंगे। यही बड़ा कारण है दोस्तों की एनडीए गठबंधन की बैठक को नरेंद्र मोदी के डिनर को तुरंत रद्द कर दिया गया है दोस्तों। यानी सोचिए नरेंद्र मोदी के यहाँ ये बैठक होने वाली थी और अब कैंसिल कर दी गई, अचानक कैंसिल कर दी गई, बल्कि एक दिन का मात्र टाइम बचा हुआ था। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि तैयारियों पर अचानक से रोक लगाने का मतलब यह है कि डर का माहौल है एनडीए गठबंधन में, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। भाजपा इस पर दावा कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाना चाहते हैं इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन मोदी तो 9 तारीख को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे जो रिपोर्टें हैं दोस्तों, तो फिर 8 तारीख को इसे रद्द करने का क्या मतलब है। कुल मिलाकर बीजेपी के लोग अब इस बात पर मट्टी डालने लगे हैं दोस्तों और पूरे मामले को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि एनडीए गठबंधन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसे लेकर बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी की डिनर पार्टी नहीं करवा पा रहे। दोस्तों जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह
जम्मू और कश्मीर के अंदर बाढ़ के हालात को लेकर जायजा लेने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। खबर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में जब अमित शाह पहुंचे थे तो उनके साथ में गवर्नर भी मौजूद थे जम्मू कश्मीर के। और इस दौरान अमित शाह जब पहुंचते हैं दोस्तों लोगों से मुलाकात करने के लिए, तो वहां पर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका स्वागत करने के लिए खड़े हैं, लेकिन कोई आसपास में स्थानीय स्तर का व्यक्ति यानी स्थानीय आदमी दिखाई नहीं देता जो इस बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ है दोस्तों। इसे लेकर अमित शाह भड़क जाते हैं और भाजपा नेताओं से कहते हैं कि अरे यार जाकर 4-5 लोगों को लेकर आओ। और इसके बाद बीजेपी के नेता वहां से चले जाते हैं दोस्तों लोगों को लाने के लिए। यानी अमित शाह गए थे कि 2-4 तस्वीरें खिंचवाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और बीजेपी के ही कुछ लोग वहां के स्थानीय आकर उन्हें बता देंगे कि सर सब कुछ सही है, आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है, इस तरीके की तारीफ करवा देंगे। एक छोटा सा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा दोस्तों। लेकिन स्थानीय स्तर के लोग अमित शाह से मुलाकात करने के लिए आए नहीं, अपनी समस्या भी सुनाने के लिए नहीं आए। तो इससे एक बात पता चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब वो उम्मीद नहीं रही है कि बीजेपी उनके लिए कुछ कर पाएगी। शायद यही बड़ा कारण है कि अमित शाह के आने के बावजूद स्थानीय स्तर के लोग यहां दिखाई नहीं दे रहे दोस्तों। यानी जिन लोगों को इस बाढ़ के कारण दिक्कतें आई है वो नजर नहीं आ रहे। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के एनडीए गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर लगातार एक के बाद एक बैठकें चल रही है दोस्तों। लेकिन एनडीए गठबंधन के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर जो राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली है उसके कारण राहुल गांधी के अपने लोकप्रियता में इजाफा होगा, राहुल गांधी को इससे अच्छी सफलता मिलेगी उनके लोकप्रियता के बारे में। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को भी फटकार लगाई है दोस्तों। इनडायरेक्ट तरीके से भाजपाइयों को 2024 वाला मिस्टेक करने से बचने के लिए बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर हम लोगों ने 2024 के चुनाव की तरह सेल्फ गोल नहीं किया तो हम लोग आराम से जीत जाएंगे, वरना कई सारे नेता आत्मघाती काम करते हैं जिसके कारण गठबंधन को हार का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर दोस्तों एनडीए गठबंधन के अंदर जो विवाद और जो सेल्फ गोल वाली प्रवृत्ति पिछले चुनाव में देखने को मिली थी, इस बार भी वही कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी, उसी और इशारा करते हुए और उससे बचने की हिदायत भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दे रहे हैं दोस्तों उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन राहुल गांधी की तारीफ करके ये कहना कि उनकी लोकप्रियता इससे और ज्यादा बढ़ गई है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की अच्छी बात है कि अब एनडीए वालों के बड़े नेता भी इस और संकेत दे रहे हैं कि राहुल गांधी के दौरे के कारण बिहार के अंदर स्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी हुई है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर क्या देवेंद्र फडणवीस का इस्तीफा होने वाला है। दरअसल खबर यह है कि राजस्थान के जोधपुर के अंदर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कई सारे नेताओं के बीच में समन्वय बैठक चल रही है दोस्तों। आरएसएस के लोग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इसे लेकर अलग अलग तरीके की थ्योरियां चल रही है। कई जगह दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अमित शाह और मोदी के किसी करीबी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी दोस्तों, जबकि आरएसएस के नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इस बात को लेकर भी चर्चा चल रही है। लेकिन कुछ ऐसे नाम है जिन पर दोनों लोग आपस में सहमति जता सकते हैं, आरएसएस और बीजेपी। ऐसे कई सारे नाम में दोस्तों एक नाम जो सबसे आगे रहता है वो है देवेंद्र फडणवीस का नाम। और एक रिपोर्ट छपी है दोस्तों नव भारत में, जिसमें दावा किया गया है कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में बीजेपी के लोग इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि उनसे इस्तीफा दिलवाकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों बताया गया है कि कुछ मीडिया में रिपोर्ट छपी है जिसमें दावा किया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री बदलने को लेकर बीजेपी तैयारी कर रही है और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाकर देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इससे बीजेपी दो काम कर सकती है, एक तो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समुदाय के व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी जिससे अपर कास्ट में मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, और दूसरा देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से सरकार चलाते हैं तो वो बीजेपी को केंद्र में मदद कर सकते हैं, ऐसा भाजपा के नेताओं का दावा है दोस्तों। और महाराष्ट्र के अंदर जो मुख्यमंत्री का पोस्ट खाली होगा तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के किसी मराठी समाज के मुख्यमंत्री को मैदान में उतारा जा सकता है, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि मराठा समाज में एक गहरी नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को वहां से दिल्ली की ओर शिफ्ट करके दोनों जगह राजनीति को साधने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों ये केवल कयासबाजी है, लेकिन क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट छपी है तो इसे लेकर चर्चाएं भी तेज है। और आप लोग क्या कहते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि बात तो एकदम लॉजिकल है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये हिम्मत जुटा पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर धीरे धीरे करके माहौल बनता जा रहा है दोस्तों। ऐसे में कई सारे नेता हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई सारे नेताओं में कौन मुख्यमंत्री पोस्ट को लेकर सबसे ज्यादा लोगों के बीच में लोगों के मन को भा रहा है, उसे लेकर अब कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें कि न्यूज 18 बिहार झारखंड की ओर से अपने एक पोस्ट में लोगों से सवाल पूछा गया कि आप लोग बताइए कि आप इन 4 नेताओं में से किसको बिहार का अगला मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार देखना चाहते हैं। जब ये सवाल पूछा गया दोस्तों
तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव, और कुल मिलाकर 5,90,000 वोट पड़े दोस्तों। और उसके बाद जो आंकड़े आए हैं वो काफी ज्यादा इंडिया गठबंधन के समर्थन में है दोस्तों, यानी तेजस्वी यादव को 65% लोगों का समर्थन मिला है, यानी 5,90,000 वोट में से सोचिए 65% का समर्थन तेजस्वी यादव के साथ में है दोस्तों। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और उनके आसपास में भी कोई नेता भटकता दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार को 16% लोग अगला मुख्यमंत्री चाहते हैं, जबकि चिराग पासवान को 9% और प्रशांत किशोर को 10% लोग अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि असली आंकड़े भी इसी तरीके के होंगे, गोदी मीडिया के लोग चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अब जनता के मन में एक बात एकदम उचित तरीके से दिखाई देने लगी है कि बिहार में बहुत दिन हो गए हैं, अब बदलाव से ही बिहार का विकास संभव है। बहुत हो गया, एक ही सरकार रिपीट कर करके कुछ नहीं हुआ, परिवर्तन से ही कुछ भला हो पाएगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह कोशिश कर रहे थे कि तमिलनाडु के अंदर जो समीकरण सेट किए गए हैं उसका असर देखने को मिलेगा, और तमिलनाडु में इस बार 2026 के इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन एक मजबूत दावेदार बनकर उभरेगी दोस्तों, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल हुआ यह कि एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता के सेंगोटियन ने अपने पार्टी के अंदर यानी एआईएडीएमके पार्टी के अंदर लोगों से कहा कि हमारे पुराने नेताओं को साथ में लेकर आइए, तभी जाकर एनडीए गठबंधन मजबूत होगा। इतना बोलते ही उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अमित शाह के प्रयास ये है कि जैसे तैसे एआईएडीएमके को तमिलनाडु के अंदर मजबूत रखा जाए और बीजेपी के साथ एआईएडीएमके का गठबंधन बनाकर डीएमके और कांग्रेस पार्टी अलायंस को हराने की कोशिश की जाए। लेकिन दोस्तों बीजेपी के लिए मुसीबत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी एआईएडीएमके को मजबूत करना चाहती है उसके नेता या तो छोड़कर भाग रहे हैं, या एनडीए गठबंधन का सहयोगी एएमएमके पार्टी यानी दिनाकरण की पार्टी तो पहले ही छोड़कर चली गई है दोस्तों। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी की जो रणनीति तमिलनाडु को लेकर थी कि एआईएडीएमके पार्टी को मजबूत करके उसके कंधे पर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, अब वो होता दिखाई नहीं दे रहा है। जब एआईएडीएमके पार्टी अपने आप में इतनी कमजोर होती चली जा रही है दोस्तों, तो फिर उस पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन कर भी लेगी तो इससे क्या फायदा मिलेगा? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तो लगातार इससे जुड़ी भी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार में एनडीए गठबंधन वालों के द्वारा बुलाए गए बिहार बंद के दौरान दोस्तों लोगों ने देखा था कि किस तरीके का बवाल एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने काटा था दोस्तों। इसके बाद अब जो लोग उस बवाल से प्रभावित हुए उन्हीं लोगों के ऊपर उल्टा कार्रवाई की जा रही है। बिहार के जहानाबाद के अंदर एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली दोस्तों, जहां पर स्कूल जाने की जल्दी में बंद का विरोध करने वाली शिक्षिका को ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा नोटिस थमा दिया गया। यही है बीजेपी सरकार का नया न्याय। लोग सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, आवाज उठाओ तो कार्रवाई, चुप रहो तो अत्याचार। ये किस प्रकार का न्याय चल रहा है बिहार के अंदर? आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर महाराष्ट्र में हक और ईमानदारी की क्या सजा है? अब ये लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अवैध खनन रोकने वाली महिला आईपीएस अधिकारी को डिप्टी सीएम अजित पवार ने पहले धमकी दी दोस्तों। अब उनके विधायक यूपीएससी को चिट्ठी लिखकर आईपीएस की जिंदगी खगालने पर तुले पड़े हैं। सवाल ये है कि क्या ड्यूटी निभाना अब गुनाह हो गया है? क्या यही है नारी शक्ति वंदन जो बीजेपी के लोग दावा करते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? अगर आप भी मानते कि तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री का आदेश नहीं मानने वाले अधिकारी की तो तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस बात का ख्याल रखा कि जो ड्यूटी वो कर रही हैं उसका पालन किया जाए, किसी के दबाव में ना आए, और इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। यूपीएससी या फिर कोई भी अन्य संस्थान को इन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि इन्होंने निष्पक्ष होकर अपना काम किया। एक अधिकारी के तौर पर जो जिम्मेदारी एक व्यक्ति की होती है उसे पूरी तरीके से निभाया गया। लेकिन बीजेपी और उसके सहयोगियों ने जिस तरीके का बर्ताव किया है दोस्तों, खासकर अजित पवार और उनके समर्थकों ने, उसे लेकर सवाल तो खड़े होंगे ही। और क्योंकि बीजेपी सरकार का हिस्सा है अजित पवार और उनकी पार्टी के लोग, तो भाजपा भी इस पूरे मामले पर सवालों के घेरे में है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस के असम के सांसद गौरव गोगोई बोले, कहा प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर की संभावित यात्रा को किसी लक्ष्य का अंत नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि राज्य में शांति, न्याय, सुलह और लोकतंत्र को वापस लाने की लंबी यात्रा की सिर्फ शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा 2 साल पहले होनी चाहिए थी। जैसा कि कहा जाता है कि न्याय में देरी ना हो न्याय ना मिलने के बराबर होता है। अगर न्याय में देरी होती है तो उसी तरीके से मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री मोदी के यात्रा का लगभग 2 साल से
इंतजार कर रहे हैं। अब जाकर प्रधानमंत्री मणिपुर के दौरे पर जा रहे हैं। अब भी हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम अब भी शांति हो और लोगों को अपने जीवन में वापस लौटने का मौका मिले, जहां वो पहले रहते थे। अपने घर बार वापस लौटे, गांव वापस लौटे और शांति सद्भाव का एक माहौल बने, जो पूरी तरीके से मणिपुर के अंदर हिंसा में छिन्न भिन्न हो चुका है दोस्तों। और दो समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से आपस में उलझ चुके हैं कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, यानी नफरत इतनी ज्यादा फैल चुकी है। उन सबको दूर करने में काफी लंबा समय लगेगा दोस्तों। अगर प्रधानमंत्री पहले ही गए होते तो शायद शांति पहले ही आ जाती, लेकिन अब जा रहे हैं तो इस पर अब प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई कहते हैं कि काफी लेट हो गए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब भी जाएंगे तो शांति और सब कुछ सही तरीके से होगा। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या जानकारी आगे सामने आती है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि जो नुकसान हो चुका है उसका जवाब तो भाजपाइयों को देना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी के यात्रा से क्या आपको कोई उम्मीद लगती है या फिर ऐसा लगता है कि केवल खाना पूर्ति मात्र के लिए सब कुछ चल रहा है? साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजनीति में शनिवार को उस वक्त उलटफेर हो गया जब ग्वालियर जिला में कई सारे बीजेपी और बीएसपी के समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मौजूदगी में भोपाल स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की दोस्तों। और इस दौरान जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं से वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे भी लगवाए। बीजेपी और बीएसपी ने इन लोगों को छला है, ये बोलते हुए सारे नेता कांग्रेस में आए हैं दोस्तों। आपको बता दें कि जनता का सपना तोड़ा, किसानों, युवाओं और गरीबों के मुद्दे पर बीजेपी सब कुछ भूल चुकी है, ये दावा करते हुए सभी नेताओं ने कांग्रेस का साथ आकर उम्मीद की है कि कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के साथ साथ छात्रों के जो मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति होगी। साथ साथ दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 सितंबर को एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाई है दोस्तों, यानी 2-3 दिनों के अंदर यह बैठक होने वाली है, जिसमें दावा किया जा सकता है कि पूरे देश भर के अंदर एसआईआर की मुहिम चलाने को लेकर विस्तृत चर्चा की जा सकती है दोस्तों। हाई प्रोफाइल लोगों की यह बैठक है, हाई लेवल बैठक है, तो सारे के सारे लोग जो चुनाव अधिकारी से जुड़े हुए दोस्तों, चुनाव आयोग से जुड़े हुए हैं, सबके सब मौजूद रहेंगे। जो भी जानकारी इससे जुड़ी पूरी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की इंडिया गठबंधन का कुनबा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है दोस्तों। खबर यह है कि तेजस्वी यादव के आवास पर बीते दिन एक बैठक हुई है, जिसमें पशुपति पारस को यानी लोजपा पार्टी को साथ में रखने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के साथ भी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की गई है और कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को 70 नहीं 66 सीटें मिलेगी और कांग्रेस पार्टी की 4 सीटें जो कम होगी वो उन सहयोगियों को दिया जाएगा जो नए आए हैं दोस्तों, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी शामिल है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की ओर से बार बार एक ऐसी बात बोली जा रही है दोस्तों, जिससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में आपस में राजनीतिक टकराव है दोस्तों। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के खासकर गोरखपुर के अंदर हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे दोस्तों, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का जो छात्र संगठन है एबीवीपी, उसके और बीजेपी की सरकार के कुछ लोगों के बीच में संघर्ष देखने को मिल रहा है दोस्तों। अखिलेश यादव ने इसी पर तंज कसते हुए एबीवीपी के छात्रों का एक प्रोटेस्ट दिखाया, विरोध दिखाया, जिसमें एबीवीपी वाले योगी आदित्यनाथ को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि वाहिनी बनाम परिषद चल रहा है, यानी वो कहना चाहते हैं कि एक और हिंदू युवा वाहिनी, दूसरी और है भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई एबीवीपी दोस्तों, और दोनों के बीच में आमने सामने की लड़ाई चल रही है, यानी दोनों अलग अलग लोगों के द्वारा संचालित है। एक और योगी आदित्यनाथ के द्वारा पहले संचालित की जाने वाली हिंदू युवा वाहिनी है दोस्तों, जो अभी भी कई सारे जिलों के अंदर एक्टिव है, और दूसरी और ये एबीवीपी छात्र संगठन है जो अभी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है दोस्तों। ऐसे में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जारी विवाद को इससे जोड़कर वाहिनी बनाम परिषद बता रहे हैं, जिस पर बीजेपी के लोग इतनी बुरी तरीके से भड़के हुए हैं कि कह रहे हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़वा रहे हैं, आपस में ही लड़ाई लगवा रहे हैं बीजेपी वालों के, और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव से काफी डरते हैं दोस्तों, क्योंकि अखिलेश यादव जानते हैं कि असली मुद्दा क्या है और उसके इर्द गिर्द ही पूरा नैरेटिव बना देते हैं। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पहले भी बीजेपी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच के संघर्ष को लेकर कई सारी रिपोर्टें सामने आ रही थी दोस्तों। अब ये एक और मामला आया है जिससे अखिलेश यादव ने उसी विवाद से जोड़कर नया बीजेपी के अंदर आंतरिक विवाद को लेकर भाजपा वालों को बैकफुट पर धकेल दिया, और बीजेपी के लोग अब इस पर स्पष्टीकरण देते नहीं थक रहे हैं। ओपी राजभर के खिलाफ भी एबीवीपी वाले विरोध कर रहे हैं दोस्तों, और ओपी राजभर को योगी आदित्यनाथ का समर्थन मिला हुआ है। तो पूरी तरीके से अखिलेश यादव बीजेपी वालों को लगातार एक के बाद एक कंफ्यूज करके आपस में संघर्ष करवा रहे हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों पूरे मामले पर? लिखिएगा जरूर इसी के साथ में।
आज 7 सितंबर है दोस्तों और केवल 10 दिनों का टाइम और बचा हुआ है जब 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे और बीजेपी ने जो नियम बनाया था उसके तहत उनको अपने पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए और 75 साल होने के बाद किसी और को प्रधानमंत्री बनने का मौका देना चाहिए। तो ऐसे में लोगों ने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाते हुए कहा कि अब केवल 11 और 10 दिन बचे हैं, प्रधानमंत्री अब अपने पोस्ट से इस्तीफा देंगे, हमें इंतजार है नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का। आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं कि 75 साल वाला जो नियम बनाया गया था वो नियम मोदी और उनके लोगों पर भी लागू होना चाहिए जिस तरीके से अटल आडवाणी पर लागू हुआ था, मुरली मनोहर जोशी जी को भी मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया था। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर असम के मार्घेरिटा के अंदर मोरन समुदाय के लोगों ने एसटी समाज का दर्जा देने की मांग की है। दोस्तों ओबीसी के अंतर्गत उनको अभी रिजर्वेशन मिल रहा है जिसको वो एसटी रिजर्वेशन के तहत चाहते हैं, यानी एसटी कैटेगरी में लाने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया है। दोस्तों हाथ में मसाल लेकर रात में जोरदार विरोध करते दिखाई दिए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत